दूसरा, मनी की मैनेजमेंट। पैसा है, पैसे को कोई इन्वेस्ट करता है तो मल्टीप्लाई करता है, कोई ऐसे टाइम पर खर्च कर देता है, वो एक्सपेंडिचर होता है। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। पैसा तो वो भी लगाता है, पैसा वो भी लगाता है। कोई पैसा ऐसा है कि आपने लगाया वो खत्म हो गया, कोई पैसा ऐसा है कि आपने लगाया तो पैसे से पैसा बढ़ता रहा। सेवा में भी हम पैसा लगाते हैं, सेवा भी कोई ऐसी है जिससे सेवा से सेवा निकलती है और वो लगा हुआ पैसा बना ही रहता है, उससे वो सारी उम्र मल्टीप्लाई होता रहता है, सेवा होती रहती है। कोई सेवा ऐसी होती है आज आपने की, वो सारा पैसा खत्म, वो सेवा भी खत्म उसके बाद। तो ये एक मनी कहाँ इन्वेस्ट करनी है, कितनी इन्वेस्ट करनी है, ये भी एक समझ चाहिए व्यक्ति में। और गलत इन्वेस्ट करेंगे, मान लो ऐसे तो रिश्तेदार भी हैं, खाना पीना भी है, चड़क भड़क भी है जीवन में। अब आपके पास कोई मेहमान आया, आप अपना भक्का दिखाने के लिए 20 चीजें बना के खिला दो उसको, यू कैन डू इट। आप उसको मेवा, फल, तरकारियां, सब्जियां, अनाज, पकवान क्या क्या बना के खूब खिला दो, वो समझेगा भी इसने तो बहुत खातिरी की मेरी। बट आर यू टू स्पेंड योर मनी लाइक दिस? ये बाबा का पैसा है, आपने बाबा को दे दिया। कोई अतिथि है, अतिथि का सत्कार करो, अतिथि को उसके लिए कुछ थोड़ा सा दो, ये ठीक बात है। अतिथि को हमें सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन अगर तुम 36 प्रकार का भोजन बना दो उसको, दूसरे दिन वो भी डॉक्टर के पास जाके गोलियां लेगा, वो भी अपना खर्च उस पर करेगा, या तो व्यायाम करने का दंड पे लेगा ताकि हजम हो जो खाया है भारी सारी, या फाका मस्ती करेगा, बैलेंस करेगा। नतीजा क्या होगा उसका पेट तो कुरुक्षेत्र बन जाएगा। आपने जो खिलाया उसको कोई आपको मालूम तो है नहीं किस चीज का मेल किस चीज के साथ है। कई उसमें पहलवान होके खाने आपस में लड़ेंगे, एक का मेल नहीं, दूसरे से उनकी दुश्मनी है। आपने उसको नींबू भी पिला दिया, दूध की उसकी लस्सी, दूध की वो मैंगो शेक भी पिला दिया, साथ में नींबू भी पिला दिया। अब उन दोनों का क्या मेल है, क्या बनेगा, वो तो ईश्वर ही जानता है या तो डॉक्टर ही जानता है, बायोकेमिस्ट जानता है। आपने तो पिला दिया उसको प्यार में आकर। तो इतने प्रकार का भोजन दे के आपने पैसा खर्च किया, यू डोंट नो मनी मैनेजमेंट। उसको सेवा में लगाने की बजाय, बाबा तो कहते हैं पेट से भी बचा के सेवा में लगाओ, ज्ञान दो किसी को जिससे उसका उपकार हो, कल्याण हो। और आप पेट पर खर्च कर रहे हो, खर्च करो, उचित खर्च करो, कम खर्च बाला नशीं करो। तो बाबा ने जो अभी भी इस सालगांव के बारे में कहा, बच्चे कम खर्च बाला नशीं करो, चीज बढ़िया हो, खर्च कम करो। तो ये जैसे टाइम की मैनेजमेंट वैसे मनी की मैनेजमेंट। तीसरा, एनर्जी की मैनेजमेंट। अब काम ही करना है, आप काम करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। एक पॉइंट ऐसा आया जब आपका ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपने ख्याल नहीं किया। हर एक व्यक्ति की लिमिटेशन है। अब 3 दिन डॉक्टर आपको कहेगा 3 दिन बेड में रहो, आपकी तबीयत ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं? आप करते गए काम, और आप जाके पढ़ो, आराम करो। तो आपको यही मालूम नहीं कि आपकी कितनी एनर्जी है। गाड़ी में वो साइन रहता है कि पेट्रोल खत्म होने वाला है, अब रिजर्व पर जा रहे हैं हम। आप कोई पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल डलवाते नहीं, गाड़ी को खड़ा करके कुछ इंतजाम करते नहीं। तो अब पेट्रोल खत्म हो गया, पेट्रोल स्टेशन नजदीक है नहीं, अब धक्का देके ले चलो इसको, करो फिर। तो इट इज नॉट प्रॉपर ड्राइविंग। यू डोंट नो वेदर देयर इज फ्यूल इन योर कार और देयर इजंट, उसमें तो इंडिकेटर है। तो हर एक चीज को देखना चाहिए आप में कितनी एनर्जी है, कितनी कैपेसिटी है। वंस ए वाइल कोई इमरजेंसी होती है आप उसको करो, लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट तक तो मत करो। उसका नतीजा क्या होगा? और फालतू कामों में अगर एनर्जी लगाओगे, बाबा कहता है यू आर द ग्रेटेस्ट ऑन अर्थ। आप जो बच्चे हैं, जैसे वो अली है ना, अली एक वो बॉक्सर, वो कहता है आई एम द माइटीएस्ट, ऐसे हाथ उठा के कहता है आई एम द ग्रेटेस्ट, वो बॉक्सर जो है। तो लेकिन बाबा ने हमको क्या कहा है कि बच्चे आपसे बड़ा तो कोई भी नहीं, आपकी लाइफ जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल है। तो आपको अपना टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, आपको अपनी एनर्जी ठीक तरह से स्पेंड करनी चाहिए। योर एनर्जी इज वेरी वैल्यूएबल। सत्व की सृष्टि को स्थापना करने की इतनी जिम्मेवारी आपको दी हुई है। डोंट वेस्ट योर एनर्जी ऑन एम्प्टी गॉसिप। फालतू झणमई झुंगमई मत करो। अपने जो ये शक्ति योग में लगाने बढ़ाने की बजाय, जमा करने की बजाय एनर्जी को वेस्ट करना और फिर उसको ब्रेकिंग पॉइंट तक ले जाना, ये गलत है। बाबा ने कहा था 10 बजे सो जाओ। हम लोग क्या करते हैं, 12 बजे तक ड्रामा करते हैं। दूसरे दिन जब योग अमृत वेले में आते हैं, वो जो पास बैठा होता है ना उसका लगने देते हैं ना अपना लगने देते हैं। और योग क्या लगाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये तो नमाज पढ़ते हैं, ये योग थोड़ी लगाते हैं। तो क्यों? क्योंकि 12 बजे तक हम देख रहे थे, तमाशा देख रहे थे। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे 10 बजे तक सो जाओ। देखो ये भी एक चीज है, मैं आपको बताता हूँ।
ये अरेंज करो, उसको पहले से ऐसे ऑर्गेनाइज करो कि बाबा ने फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी हुई है वो अमृत वेले को, योग को दी हुई है। अगर आप 12 बजे सोने के बाद भी अमृत वेले का योग ठीक लगा सकते हो, आई विल परमिट यू। इफ आई एम ऑर्गेनाइजिंग ए प्रोग्राम एंड इफ यू हैव दैट कैपेसिटी, आई विल से ओके। लेकिन मुझे पता है कि 99% की ये कैपेसिटी नहीं है कि 12 बजे सोएं और सुबह को अमृत वेले में अलर्ट और एक्टिव बैठे और उनकी कमाई हो। तो मैं उनको कहूंगा, दिस प्रोग्राम इज फिनिश्ड, द रेस्ट विल बी टुमारो, यू गो बैक योर होम, हैव ए गुड स्लीप, कम इन द मॉर्निंग अमृत वेला फॉर गुड मेडिटेशन। जाओ आप जाके सो जाओ। तो मैं तो बजाय दूसरा रिकॉर्ड बजाने के, वो जो निद्रा का कोई रिकॉर्ड बना हुआ हो उसको बजवा दूंगा, गो एंड स्लीप। तो ये हमारे जीवन में जो, जिसको मैं कहता हूँ डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए, अपनी एनर्जी को, आखिर एनर्जी तो वही है, यू रिक्वायर सम स्लीप, आपको नींद भी जरूरी है। तो वो अपना ठीक तरीके से अपने को एडजस्ट करो, ऑर्गेनाइज करो। वरना अगर एक दफा आपकी आदत पड़ गई ना अमृत वेले में ठीक ना बैठने की, आप जैसे हैबिट होती है ना, कईयों को ड्रग एडिक्शन होता है, कईयों को कुछ हैबिट्स पड़ जाती है। कई आदमी बैठेंगे, ऐसे बैठेंगे, आप बैठेंगे ना बेंच पर, वो बेंच हिलाएंगे, आप भी हिलेंगे साथ में, लोग समझेंगे ये भी हिल रहा है, नाम हमारा भी बदनाम होगा, हिला रहा है वो साथ वाला, क्योंकि वो ऐसे बैठना जानता ही नहीं। तो हर एक की अपनी हैबिट्स हैं। कई ऐसे बैठे होंगे, अलग अलग तरह की, मैं क्या बताऊं, सब बातें हैबिट्स हैं। अगर एक दफा जिसको हैबिट पड़ गई, वो कहते हैं जो आदत हो गई पक्की उसका छूटना मुश्किल, धागों का बना रस्सा उसका टूटना मुश्किल। जो धागों का रस्सा बन गया उसको तोड़ना मुश्किल है, धागा तो तोड़ सकते हो, आदत पक्की हो गई वो भी छूटना मुश्किल। इसी तरीके से अगर हमारी एक दफा हैबिट पड़ गई कि अमृत वेले हम अलर्ट और एक्टिव नहीं बैठे, अपने डिसिप्लिन को, अपने अनुशासन को आपने एक दफा तोड़ दिया, फिर दूसरी दफा तोड़ने की टेंडेंसी होगी, तीसरी दफा वो टेंडेंसी और पक्की होगी, और फिर आप रोज ही योग में सो रहे होंगे, योग नहीं लगा रहे होंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ वो कृष्णा अय्यर आते हैं, जस्टिस कृष्णा अय्यर, उसकी आदत है सुबह 2 बजे 2:30 बजे उठ जाता है वो, और 9 बजे सो जाता है। हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही होती है और 9 बजे उठ के चला जाता है, ही गेट्स अप एंड गोज अवे। और उसकी जो स्पीच हो, प्रोग्राम हो, पहले से कहता है मुझे 9 बजे तक जाना है। एक आध दफा ऐसे हुआ, उसको जोर जबरदस्ती किया गया, थोड़ी देर बैठिए, बैठा वो, लेकिन बैठे हुए नींद आ रही थी उसको। उसकी हैबिट है, सुबह को अपना 2-2:30 बजे उठ के पढ़ता है, लिखता है, जो भी उसकी अपना करता है वो। तो हम लोगों का अगर मेडिटेशन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, दैट इज द फाउंडेशन हमारे दिनचर्या की, हमारे जीवन की, वी आर योगीज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लेट अस नॉट फॉरगेट। तो अमृत वेले का योग हमारा ऐसे क्वालिटी का हो कि जिसमें हम भरपूर हो जाएं, आहा मजा आ गया, आनंद आ गया, हमको शक्ति मिल गई, तब हमारे सारा जीवन, सारा दिन ठीक गुजरेगा। उस बात को ख्याल रखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि बाकी जो सारी दिनचर्या है हम उसको वैसे एडजस्ट करें। मैं भी कई दफा उस चक्रव्यूह में फंस जाता हूँ, लेकिन बहुत दफा निवेदन कर चुका हूँ। मैं पर्सनली किसी प्रोग्राम में अगर इन्वॉल्वमेंट ना हो, यू विल सी कि मैं 10 बजे से लेट कभी भी नहीं बैठता, चाहे कोई भी सभा हो। यहाँ ड्रामाज होते हैं, कॉन्फ्रेंस में कुछ भी होता है, आई एम नॉट देयर, आई मस्ट गेट अवे फ्रॉम हियर। लेकिन कोई प्रोग्राम ऐसा है, मुझे आप बोलने के लिए दे दिया, वो प्रोग्राम ही 10:15 बजे है, तो आई एम बाउंड बाय डिसिप्लिन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, लेकिन मेरे मन में फिर भी ये एक रिवॉर्ड जैसा होता है, आई मस्ट गो, दिस इज नॉट गुड, नॉट करेक्ट। बाबा हैज सेड यू मस्ट गो टू योर बेड एट 10 o'clock, लेटेस्ट बाय 10:30 यू मस्ट बी asleep, ताकि अमृत वेला योग आपका ठीक हो। तो ये टाइम मैनेजमेंट, एनर्जी मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और थिंग्स, जो चीजें हैं वो भी व्यवस्थित हो, आपकी जितनी भी चीजें हैं वो व्यवस्थित हो टोटली। एक संस्कार ही जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का बन जाए। और प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम आप करते हैं, दे शुड बी वेल प्लान, मेटिकुलसली प्लान। ऐसा नहीं है पैजर्ड, आपको 1 माइक चाहिए, स्टेज पर 2 माइक चाहिए या 3 माइक चाहिए, आपको 4 आदमी बिठाने हैं कि 6 आदमी बिठाने हैं, आपको गीत कौन से बजाने हैं, आपको जो भी टोटल सारा है, कितना कितना समय किसको देना है, कैसे प्रोग्राम होगा, यू मस्ट प्लान एवरीथिंग वेल इन एडवांस। ये सोचने की जरूरत है, ये टोटल एक नेचर बनाने की जरूरत है, क्योंकि सतयुग में जो टोटल सृष्टि है वो मर्यादा में चलती है, सब एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में चलती है। अभी तो चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे न्यायालय हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज, सारी चीज डिसऑर्गेनाइज्ड है। तो ये एक सिस्टम अपना बना लीजिए, और न केवल मैनेजमेंट हो, व्यवस्थित हो, व्यवस्था हो, बल्कि व्यवस्था विदाउट टेंशन हो, व्यवस्था विदाउट टेंशन हो, और उसमें केयरफुल भी हो, चीयरफुल भी हो। बाबा ने कहा है केयरफुल भी हो, चीयरफुल भी हो। आपकी जो व्यवस्था हो, सावधानी से हर एक चीज को करो, सोच समझ के करो, लेकिन खुश रह के करो, बैलेंस रखो केयरफुल एंड चीयरफुल का।
ये 11वां मैंने बताया व्यवस्था का। 12वां है विभिन्नता। विभिन्नता, वैरायटी। वैरायटी इज द साल्ट ऑफ लाइफ। लाइफ में नवीनता हो, कुछ वैरायटी हो। एक ही चीज करते रहने से आदमी बोर हो जाता है। नए नए तरीके से करो, उसका प्रयोग करो। अब बेसन एक अच्छी चीज है, लेकिन बेसन को आपने किस तरीके से प्रयोग करना है, दैट इज ए पार्ट ऑफ आवर फूड। गेहूं है, इट इज ए पार्ट ऑफ आवर फूड। आलू है, इट इज ए पार्ट ऑफ आवर फूड। ये सब चीजें हैं। मटर हैं, आप कोई आदमी कहे आलू मटर अच्छे लगते हैं, रोज ही उसको आप 1 महीना तक आलू मटर सुबह शाम खिला दो, उसका नतीजा क्या होगा आप सोच सकते हैं। इट इज ह्यूमन नेचर दैट यू वांट वैरायटी, यू वांट चेंज। कोई चीज एक ही बार बार, अच्छे से अच्छा गीत हो, अगर आपको बहुत अच्छा लगता है, अगर मैं रात दिन वही बजाता रहूं, आप कहेंगे तेरा दिमाग काम करता है कि नहीं, तो वही गीत बजाता है, मेरा सुराख हो रहा है दिमाग में, इसको बंद कर, दूसरा कोई और गीत है कि नहीं, वेयर आर द अदर कैसेट्स, बिकॉज यू वांट वैरायटी। बढ़िया से बढ़िया चीज हो, वो भी कोई उसकी लिमिटेशन है। इफ यू गो ऑन रिपीटिंग एंडलेसली तो मुश्किल होगा। तो इसलिए वैरायटी, जो हमेशा जीवन में ये सोचो, प्रोग्राम, क्लास कराते हो रोज, अच्छा मुरली ली और पढ़ के सुना दी, कोई उसमें भी नवीनता लाओ, कुछ वैरायटी होनी चाहिए। कैसे सुनाओ, कुछ पूछो, कुछ जैसे देखो अब हम यहाँ मधुबन में देखते हैं, हंसाते हैं, बहलाते हैं, प्रश्न करते हैं, कुछ और तरीके से रमणीकता लाते हैं, तो उससे फिर वो आदमी जो है एक फील करता है कि वी आर गेटिंग समथिंग। ये हमेशा जीवन में ख्याल रखो। और 14th है विशालता। विशालता जिसको कहते हैं ग्लोबल थिंकिंग। हर एक चीज हमारी ग्लोबल। लोग तो कहते हैं एक्ट लोकली और थिंक ग्लोबली। मैं कहता हूं एक्ट लोकली भी क्यों, एक्ट आल्सो ग्लोबली। जो काम करो थिंक ग्लोबली, एक्ट आल्सो ग्लोबली, नॉट लोकली। ठीक है, वो तो आप जहां हैं करेंगे वहां, लेकिन वो भी दुनिया का भला हो, ये सोचकर, विशाल बुद्धि होकर। आपका जो कर्म हो, जो एक्शन हो, वो सारी वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करता है, वो लोकल को इन्फ्लुएंस नहीं करता। दुनिया इतनी इंटरकनेक्टेड है कि आप जो कुछ करते हैं, चाहे यहां करते हैं, उसका प्रभाव सारे विश्व पर पड़ता है, सारे ग्लोब पर। तो ये विशाल बुद्धि से, ये मेरा सेंटर, ये मेरी दीदी जी, ये मेरी जो इस तरह की बात हम करते हैं, उससे हदों से हटकर बेहद में, जिसको बाबा कहते हैं खड़े होकर, विशालता, इसको बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि। तो विशाल बुद्धि से, विशाल दिल से, उदारता से, यज्ञ में जो सहयोग देना है उसमें भी हमारा हृदय विशाल हो। तो विशालता बुद्धि की भी, विशालता हृदय की भी, और विशालता दृष्टि की भी। दृष्टि भी हमारी विशाल हो। हमारा जो आउटलुक हो वो नैरो ना हो, विशाल हो। हर एक को एनकरेज करो। एक व्यक्ति गीत गाना इतना अच्छा नहीं जानता, उसने प्रयास किया है, उसको एनकरेज करो, तुम्हारे में गीत गाने की कला है, इसको और विकास करो, तो वो पनप जाएगा। और अगर आप समझोगे गाना तो जानते नहीं, कवे की तरह से काहे करते हो, हटो ये काहे को बोलते हो, तुम्हारा इस तरह से, यू डिस्करेज दैट मैन, तो सारी उम्र के लिए वो बेचारा खत्म हो जाएगा। तो ये विशाल दृष्टि रख के हर कोई आगे बढ़े, हर किसी का भला हो, हर किसी को हिम्मत दिलाओ, एनकरेज करो, मौका दो। ये तो दृष्टि में भी विशालता, बुद्धि में भी विशालता, हृदय में भी विशालता। और मैं विश्व सेवा पर उपस्थित हूं, ये अपने को सोचो, विश्व सेवा पर उपस्थित हूं, वर्ल्ड सर्वेंट। उसमें भी हद में ना हो कि मैं इस सेवा की, सेवा स्थान की सर्विस पर हूं, विश्व सेवा पर उपस्थित हूं। बाबा कहते थे कि जब मैं मुरली सुनाता हूं तो मैं ये नहीं देखता जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, सभी सेंटर्स के बच्चे, सारे विश्व के बच्चे मेरे सामने होते हैं। तो बाबा जो खास कई दफा कहते, हम जब विदेश की सेवा पर जाने लगे तो हमने बाबा से पूछा, बाबा हम क्या करें, हमें कुछ आप गाइडलाइंस दीजिए। तो बाबा ने कहा कि अभी से आप वो सोचने लगो। हमने कहा क्या सोचने लगे? कि आपके सामने सभाएं आ रही हैं, आप वहां भाषण कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनका आह्वान करो अपनी उससे। विश्व सेवा की पहले सोचो, अभी तक तुम इंडिया की सोचते रहे हो, अब बुद्धि को यहां से निकाल के टोटल विश्व की सेवा की सोचो, तब आपको जाके वहां सफलता होगी। तो ये सोचने का एक तरीका है। कई लोगों का हर एक जो होता है कॉन्सेप्ट, विचार, चलने का तरीका, वो नैरो होता है, तंग दिल होते हैं। वो विशालता से करो, जो कार्य करो विशाल बाप के जो है विशाल बुद्धि से करो। और दूसरा ये कि मैं विजयी वत्स हूँ, विजय का तिलक बाबा ने मुझे लगा दिया है, विजयी वत्स हूँ। विजय हमारी हुई पड़ी है, विजय हमारा बर्थ राइट है। ये जो बाबा ने कहा हुआ है, ये विजय का तिलक, जिसको बाबा कहते हैं तख्त, तिलक और ये ताज, बहुत सी मुरलियों में बाबा ने कहा है, ये समझ कर चलो तो फिर आपकी जो अवस्था है, वो जो हम चाहते हैं वो
ठीक होगी। ये 16 पॉइंट्स मैंने आपको बताया जो मूल्यों का सार है। लेकिन इसमें एक बात जो विशेष जिसकी तरफ मैं ध्यान खिंचवाना चाहता हूँ, इन सब की जो फाउंडेशन है, इन 16 की भी जो फाउंडेशन है वो है हमारा संकल्प। संकल्प जो बहुत से पुराने शास्त्र हैं उसमें बार बार आता है, शिव संकल्पम अस्तु, सारा मंत्र पढ़ के आखिर में आता है शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्पम अस्तु, कि हमारा कल्याणकारी संकल्प। तो वो संकल्प का दुनिया को महत्व नहीं मालूम। जो इस इंस्टीट्यूशन की ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन है अगर मेरे से पूछो, वो है संकल्प का महत्व। आपकी थॉट की वैल्यू क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी विशेषता क्या है। बाबा ने जो ये बात बताई है ये कहीं नहीं बताएगी। इट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग जो किसी ने आज तक, सारे आप फिलॉसफी के, रिलीजन के, हिस्ट्री और ग्रंथ पढ़ डालो, संकल्प का ये जो महत्व बाबा ने बताया किसी ने नहीं बताया। वो मैं अब आपको बताता हूँ। पहला तो ये, बाबा कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची जाती है। ओहो, संकल्प इतना बड़ा है कि सृष्टि रची जाती है। सृष्टि कहां और संकल्प कहां? लेकिन बाबा कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है। संकल्प में वो शक्ति है। आइडियाज मूव द वर्ल्ड, द वर्ल्ड एग्जिस्ट ऑन आइडियाज, आइडियाज आर द फाउंडेशन। तो ये जो संकल्प है आपका, संकल्प से सृष्टि रची जाती है। अगर आप अशुद्ध संकल्प करोगे तो अशुद्ध सृष्टि रची जाएगी। अगर आप शुद्ध संकल्प करोगे तो शुद्ध सृष्टि रची जाएगी। तो नेगेटिव थॉट को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? अगर आपको यह मालूम होगा कि मेरे संकल्प से सृष्टि रची जाएगी, आई एम क्रिएटिंग ए वर्ल्ड, आइदर ए बैड वर्ल्ड और ए गुड वर्ल्ड, मेरे संकल्प से सृष्टि रची जाएगी, सुख में या दुख में। अब मुझे निर्णय कर लेना चाहिए कि मेरा संकल्प कैसा हो। तो पहली चीज बाबा ये कहते हैं कि संकल्प से सृष्टि रची जाती है। बच्चे ये याद रखो।